हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो होप सो गाइज आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यार मेहनत कर रहे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अपना जो जुनून है ना अपने टारगेट को अचीव करने का वो नहीं कम होने देना है। ठीक है, जुनून आपका कम नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सपने आपने देखे उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। भाई तकलीफ फिर कुछ भी हो, किसी भी तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हो, उनको फेस कर रहे हो, लेकिन अपने टारगेट को आप नहीं भूल सकते। ठीक है, रुक नहीं सकते, है ना। गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, है ना। अगर गाड़ी रुक जाती है तो गाड़ी के रुकने से हम मंजिल से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो वो चलती रहनी चाहिए। फिर चाहे उसके टायर फटे, कुछ भी चले, होले होले चलना है, बट चलना है। जब तकलीफ आए तो होले होले चलो, बट चलना है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है, सो मिशन पे आप लगे रहेंगे पॉजिटिविटी के साथ, नो प्रॉब्लम। और अपने एफर्ट, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीटली 100% आपने अपना देना है। ठीक है, फिर जो होगा वो मस्त होगा, बढ़िया होगा। आपका काम है पूरे एफर्ट के साथ काम करते रहना, पूरी पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहना। समटाइम नेगेटिव हम हो जाते हैं, समटाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बट उनके अगेंस्ट फाइट करना है। ठीक है, तो वॉरियर बनना है तो उनके अगेंस्ट फाइट करना है, और वो जो फाइट है वो हमने जीतनी है। ठीक है, मिलके जीतनी है। ओके, तो आज का ये जो सेशन है ना, ये बहुत औसम है क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जहां पर इसके क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। ऑब्वियसली, व्हाट इज दैट सर? फ्रिक्शन। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। इसके साथ आपने बहुत सारी कबड्डियां खेली होंगी। आज मस्त तरीके से, पहले इसका इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ाई यहाँ पे नहीं करने वाले, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर इसका बेसिक आपका क्लियर हो गया एक बार इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, तो आने वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, कितना भी टिपिकल हो। क्यों सर, कैसे? मतलब क्योंकि वो सारे एफबीडी पे डिपेंड होते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, बस एक एडिशनल फोर्स यहां पे एंटर कर रहा है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो यहां पे बात करने वाले हैं कि यार कितने बेसिक लेवल पे जाके हम इसका कंसेप्ट सीख सकते हैं, और फिर अप्लाई करना सीखना है कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहले उसका अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना। ठीक है, लड़ने के लिए पहले जो बेसिक जानकारी उसको कलेक्ट कर लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन है क्या और उसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो है क्या। ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो देखो यार, फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली जन्म की बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये ओरिजिन में आया कैसे। ठीक है, सो पता कैसे चला कि भाई फ्रिक्शन नाम की भी कोई एग्जिस्टेंस होती है। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे टिपिकल सवाल आपसे पूछूं मैं, सबसे भयंकर सवाल। क्या सर? मतलब सवाल पूछने वाले हो मत पूछो प्लीज, हमने रिवाइज नहीं किया। अबे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, इसका हिंदी में नाम बता दो मेरे को आप। ठीक है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है? फ्रिक्शन का हिंदी में नाम। उससे क्या होगा, और फीलिंग आएगी, मतलब इसको समझने की। फ्रिक्शन से कुछ लाइक जो हमने पढ़ा है वैसे ही दिमाग में चलती रहती है इन्फॉर्मेशन, बट इसका जो हिंदी में नाम है ना उससे तुरंत एंटर कर जाएगी। मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम दोस्तों, व्हाट इज दैट? देखो कितना ये टिपिकल सा है। ठीक है, देखो देखो देखो, ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने घर्षण। ठीक है, ये लिखा मैंने घर्षण। ठीक है, मतलब घिसने की वजह से, रबिंग। ये दो सरफेस है, इनके बीच में जो रबिंग होगी, रिलेटिव मोशन होगी, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर, ये सरफेस इसके ऊपर या ये सरफेस इसके ऊपर रबिंग करेगा। घर्षण, घिसना, घिसना, समझ गए? तो घर्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, फोर्स मीन्स बल, घर्षण बल। ठीक है, तो यार फ्रिक्शन बस इसी तरीके की सिचुएशन होती है जहां पे दो बॉडीज का एक तरीके से रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। मतलब जब भी आप एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को रिलेटिवली मूव कराने की कोशिश करते हो, उसी को क्या देते हैं। और सबसे बढ़िया और सम तरीका बताया क्या? फ्रिक्शन, घर्षण मीन्स घिसना। हिंदी में जाओ थोड़ा सा, है ना, कभी कभी बहुत मजा आ जाता है। तो घिसना मतलब घिसने की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब बस हम ये जानेंगे कि इसकी मैकेनिक्स क्या है, ये एक्ट कैसे करता है। अभी तो हमने इसके नाम सीखा है। यस सर, नाम ही तो सीखा है। हाँ भाई, तो फ्रिक्शन आया कैसे, बना कैसे? देखो भाई, चूंकि फ्रिक्शन रिलेट कर रहा है रिलेटिव मोशन के साथ। मतलब सर कैसे? मतलब मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप। देखो ऐसे समझो, लेट्स सी मैंने एक सरफेस ले लिया, बुक ले ली है। ठीक है, ओ वाओ, दिस इज माय कप ऑफ टी। ओके, बट इसमें है नहीं, तो आपको मैं
ऑफर भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, इस बुक के ऊपर ये कप रख दिया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार सर क्या करने वाले हैं, तो टूट जाएगा, गिरेगा। मैं इसको गिरने ही नहीं दूंगा। देखो ये कप अगर यहाँ रखा है तो यार अब देखो सारे कंसेप्ट जो आप लोगों ने सीख रखे हैं वो सब अप्लाई होने वाले हैं, मजा आने वाला है, क्योंकि अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो करेंगे क्या सर, ये कप इस बुक के ऊपर रखा है, बिल्कुल रखा है सर। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? यस, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया गया था इस दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी चीज के पास अपनी खुद की टेंडेंसी होती नहीं कि वो मूव कर सके, है ना। वो अगर मूव कर रही है तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर सके, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट से डिस्टर्ब हो सके या वहां से मूवमेंट ले सके। अगर ये कप यहां रखा है तो भाई एज इट इज रखा रहेगा जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगा। तो यार सर क्या बात कर रहे हो, तो फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें मूव करने के लिए। यस 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 एंड यस। अब देखो मतलब उसने बोला अभी तक हमें नहीं पता चला कि फ्रिक्शन नाम की चीज क्या होती है। ध्यान से समझना, अभी तक आपको नहीं पता है, बस आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फ्रिक्शन दिमाग से निकाल दो, है ही नहीं, सोचेंगे। ह्यूमन बीइंग ऐसे ही सोचते हैं, हुआ क्या था, फ्रिक्शन आया कैसे, क्लियर है, हुआ क्या था। तो मैं इसको अब ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए, जैसे आपको ये वाला व्यू दिखे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे सर, ये कप है, अब देखना इस कप के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, एक फोर्स लगाऊंगा, इससे एक फोर्स लगाऊंगा। तो मैंने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो यार क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये? तो आप बोलोगे यार सर जोर से फोर्स लगाओ ना तभी तो चलेगा। मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन नहीं चल रहा है। जैसे जोर से लगाया तो चलने लगा, ठीक है, तो चलने लगा। इसका मतलब किसी भी चीज को किसी दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने के लिए, मूव कराने के लिए, रिलेटिवली इसको इसके ऊपर मूव कराने के लिए वी नीड अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। अब उल्टा सोचो। अभी अगर आप मेरे पास होते ना फिजिकली, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अभी मैं, क्योंकि कैमरे के इधर उधर तो मैं लेके नहीं जा सकता यार, सॉरी फॉर दैट, ओके। बट इसी से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो क्या करेंगे सर, फिर से मैंने यहां रख दिया, एक बार फिर से दिमाग लगाते हैं। जब मैंने इस पे पहली बार फोर्स अप्लाई किया तो ये नहीं चला, ठीक है, ये नहीं चल रहा, ठीक है। जब मैं जोर से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये चलने लगेगा, जब फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा तो कभी नहीं चलेगा। तो यहां से पता चला कि किसी चीज को स्लाइड करने के लिए, मूव कराने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब इसका जो सरफेस है और इस बॉडी का जिस पे चल रहा है उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे कहीं ना कहीं इसकी रिलेटिव मोशन के अपोजिट एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके अगेंस्ट हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर इसको हम मूव कराना चाहते हैं तो भाई क्या हो रहा होगा, इसको मूव कराने के लिए हमें इधर से फोर्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ये फोर्स लगाने की वजह से ही क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट पे पीछे को फोर्स लग रहा होगा। वहां से सोचना स्टार्ट किया, है ना। ह्यूमन बीइंग है भाई, दिमाग है भाई, सोचेंगे तो जरूर कि यार कोई भी चीज अपने आप नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो फोर्स लगाने से चल रही है, और अगर फोर्स लगाने से चल रही है इट मींस उसके अपोजिट कोई फोर्स लग रहा होगा कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे। पिक्चराइजेशन करें, चलो आ जाओ, बस हो गया। अब धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दिस इज द सरफेस, लेट्स से दिस इज द सरफेस। सीधा है ना भाई? हाँ भाई सीधा ही है। तो गाइज मैंने क्या किया, यहां पे ये बॉडी रख दी एज इट इज, कूल, ये रख दी मैंने ये बॉडी, और इस बॉडी का ये वाला जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में आ चुका है। वैसे तो आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, आप सबने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हमारे ये बेसिक फंडे इसलिए क्लियर होने चाहिए कि न्यूमेरिकल करने में भाई मजा आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल करने में मजा आ जाए। तो क्या करेंगे सर, देखो भाई, देखो तो ये तो रहा ग्राउंड सरफेस, मान लिया आपने, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। सो है ना, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर आपने रख दिया जिसका कुछ मास है m, समथिंग लाइक दैट। अब ये एज इट इज रखा है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो उसने बोला अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो रिलेटिवली ये मूव नहीं करेंगे। इसका ये सरफेस और ग्राउंड का ये सरफेस के बीच में नो रिलेटिव मोशन एट ऑल, देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट ऑल, सो देयर इज नो अपोजिंग फोर्स एट ऑल। हमें पता ही कैसे चलेगा, जब फोर्स नहीं लगाया तो पता ही नहीं चलेगा ना। अभी यही तो किया हमने, अच्छी बात है सर। जब फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ पे फ्रिक्शन नाम की चीज का कोई पता नहीं है ना, नो क्लू, ठीक है, नो क्लू, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखूंगा। तो फ्रिक्शन नाम की चीज का हमें नहीं पता चला, ठीक है सर, नहीं पता चला। अब क्या किया सर आपने, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने इस बॉडी पे आगे को फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करी, यहां से पकड़ के इसको आगे को लेके जाने की कोशिश करी,
ठीक है, इसको आगे के लेके जाने की कोशिश करी। मतलब जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कराया, ये एक्सटर्नल फोर्स अब मैंने इस पे एक्ट कराया, ध्यान से समझना, फिर भी नहीं चल रहा है ना। अभी जो मैंने कप के ऊपर फोर्स लगाया था फिर भी नहीं चल रहा है, तो अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब समझो, जहां पे इनका कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक अपोजिंग फोर्स होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये फोर्स लग रहा है, तो पक्का इनके कांटेक्ट पे एक फोर्स होगा जो इसके अपोजिट रिलेटिवली काम कर रहा होगा, जिसको नाम दिया गया फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको नाम दिया गया अपोजिंग फोर्स, रिलेटिव मोशन के अपोजिट, यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद ये प्रॉपर्टी जनरेट हुई। जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगी कि वो मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी मूव नहीं कर रही है, मतलब आप इंसान और आपके पास दिमाग है, और आपके दिमाग में तुरंत एक पॉइंट आएगा कि फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर ये नहीं चल रही है तो पक्का इसके अपोजिट कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स वही एक्ट कर सकता है जहां बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी किसी दूसरे सरफेस के साथ। सो दैट्स व्हाई दिस फोर्स, अगर इसके अप्लाई करने के बाद भी इसमें कोई मोशन नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, अभी भी नहीं जा रही है, इस फोर्स को नाम दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको नाम दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बॉस, इसको नाम दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, यस, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला, जब फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी। फ्रिक्शन का जन्म कब होगा, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे और वो फिर भी मूव ना करे। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि इसके कांटेक्ट पे एक पीछे को एक फोर्स लग रहा है, जिसको नाम दिया जा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और स्टैटिक, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट पे है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक। उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है महाराज। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है, और स्टैटिक कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसको हमने एफएस स्टैटिक का नाम दे दिया है। ठीक है, एफएस स्टैटिक का नाम दे दिया। अब फिर से सोचा आपने, क्या सोचा सर, अगर आप ये फोर्स को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर इस फोर्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर दो, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया, समझ रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही थोड़ा और आपने इंक्रीज किया, तो ये जस्ट चलने वाली थी, चली नहीं थी, जस्ट चलने वाली है, एक लिमिटिंग कंडीशन में पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब कैसे सर, कैसे लिमिटिंग कंडीशन पे कैसे पहुंच गया, जैसे मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, बस ये मूव करने ही वाला है, ये वाला। ठीक है, लेकिन मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं लेकिन चल नहीं रहा, जैसा और थोड़ा सा करूंगा तो चल जाएगा। तो चलने से जस्ट पहले की कंडीशन को लिमिटिंग कहते हैं, और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है ना, जब और आपने फोर्स अप्लाई किया और ये जस्ट चलने ही वाला होता है, तो स्टैटिक की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग यानी स्टैटिक कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज किया, इफ नाउ, है ना, इफ नाउ एफ एक्सटर्नल आपने और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो बॉडी चलने लगेगी, है ना। अब ये ब्लॉक चलने लगेगा, मतलब सर अब ये ब्लॉक चलने लगेगा जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज करा। सो क्या होगा कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक हो जाएगा, इसको हम काइनेटिक कहेंगे, और बॉडी आज चलने लगेगी, उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे कार जा रही है, सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, टायर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है चलते हुए, हम चलते हैं, हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है चलते हुए, तो मोशन में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज काइनेटिक। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज काइनेटिक, है ना। इसका मतलब सर आपको कैसे पता चल रहा है ये सारी चीजें, अब ध्यान से समझना बॉस, ध्यान से कंडीशन समझते हैं मस्त तरीके से। देखो भाई, 3 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे। व्हाट इज दैट सर? पहला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, you have to focus on these 3 points. What is that? अगर दोस्तों if एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फ्रिक्शन नाम की जो चीज होगी वो होगी नहीं, वो भी जीरो होगा, खत्म। फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे ना। मैं खड़ा हूं तो खड़ा ही रहूंगा ना जब तक मूव कराने की कोशिश नहीं करूंगा अपने आप को, मेरे पैर और जमीन एक दूसरे के टच में है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज दैट सर? पॉइंट नंबर 2 में दोस्तों, इफ देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई तो कर दिया लेकिन तब भी नहीं जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर किसी केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है
ठीक है, ज्यादा है किससे, एक्सटर्नल फोर्स से, तो ये कंडीशन मानी जाएगी स्टैटिक कंडीशन। और इस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं कर रही, उसका एक्सेलरेशन अभी भी जीरो ही होगा, ठीक है, या तो समझ रहे हो आप, जीरो ही होगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन आपने चेक करनी है स्टैटिक के लिए, ठीक है ना, स्टैटिक के लिए। तीसरा पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज दैट सर? पॉइंट नंबर 3 में अगर गलती से अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी चलने लगेगी। अप्लाइड फोर्स ज्यादा होने से बॉडी क्यों चलने लगी? क्योंकि पीछे का जो अपोजिंग फोर्स है, जो उसका अपोज कर रहा है रिलेटिवली, वो कम हो गया होगा। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर हो जाए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ काइनेटिक कंडीशन है फिर ये, ठीक है। तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये काइनेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम कंडीशन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। मतलब कब फ्रिक्शन किस कंडीशन में, किस टाइप का फ्रिक्शन नेचर वहां पे काम कर रहा है, स्टैटिक कंडीशन है या काइनेटिक कंडीशन है, इसको चेक करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स को देखो और वहां से उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो फ्रिक्शन फोर्स की, उनको कंपेयर करो। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है एक्सटर्नल से, अपोज करने वाला ज्यादा है और उसको डिराइव करने वाला, अपोज करने वाला ज्यादा है और उसको मूव कराने वाला फोर्स कम है, तो बॉडी चलेगी ही नहीं ना। और अगर उसको मूव कराने वाला फोर्स ज्यादा है और अपोज करने वाला कम है, तो नेट फोर्स क्रिएट हो जाएगा, बॉडी चलने लगेगी। सिंपल सिंपल एंड सिंपल। इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो फ्रिक्शन, नो प्रॉब्लम। ये तो was का बेसिक मैकेनिक्स। अब फिर से आओ, फ्रिक्शन है क्या? एक्चुअली में फ्रिक्शन किस वजह से क्रिएट हुआ? दो बॉडी के कॉन्टैक्ट के बीच में क्रिएट हो रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस में। किस वजह से? देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो कॉन्टैक्ट जो सरफेस है ये स्मूथ भी हो सकते हैं, ये रफ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये स्मूथ भी हो सकते हैं और ये रफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, कॉन्टैक्ट में, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो 3-4 फैक्टर है जिन पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा काम करता है, उनको जल्दी से डिस्कस करेंगे और इनकी इंटरलॉकिंग की बात करेंगे। जब ये सरफेस इसके कांटेक्ट में आ गया तो ये एक दूसरे को इनकी जो रफनेस होती है, स्मूथनेस होती है उनके बीच में, है ना, उनके बीच में जो सरफेसेस क्रिएट हो रहे हैं उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। कैसे 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 देखते हैं ना, देखते हैं। गया थोड़ा सा दिमाग में गया कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या, आपको पता कैसे चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि वो अप्रोच जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और किस तरीके से फ्रिक्शन को हमने एक्ट कराना है। सबसे पहली बात आपने यहाँ पे क्या सीखी? सबसे पहली बात मैंने सीखी कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना चाहता है, आप उसको मूव करा रहे हो, उसके अपोजिट हमेशा एक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है और ये नेट फोर्स है जो उसको इधर मूव कराने की कोशिश करेगा, तो इसके अपोजिट फ्रिक्शन इधर काम करेगा। बस रिलेटिव मोशन आप ध्यान रखें, ठीक है, इधर फ्रिक्शन फोर्स आपका काम करेगा। अब भाई जब भी आपने चेक करने होंगे, न्यूमेरिकल कंडीशन चेक करनी होगी कि स्टैटिक कंडीशन है या फिर काइनेटिक कंडीशन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकालनी है, ठीक है, ये निकालनी है। इसी से चेक होता है ना कि स्टैटिक कंडीशन है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा तो मूव कर जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा, ये ज्यादा होगा इससे तो नहीं चलेगा, तो स्टैटिक हो जाएगा। अब समझो, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब समझ लेना मेरे ध्यान से, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू निकालनी होती है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। ओके 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 ओके, तो अब करेंगे क्या सर? अब ये करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना भाई, फ्रिक्शन फोर्स जो है आपके पास, ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको सबको पता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें मैं जाऊंगा। एक उसकी रफनेस, ठीक है, रफनेस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेज, ये जो कॉन्टैक्ट है ये समझ जाना आप, जितना ज्यादा रफ होगा उतनी इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, दो सरफेस, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है, बढ़ा देगा। मतलब एक स्मूथनेस, ठीक है, ठीक है, स्मूथनेस की वजह से क्या होता है, जितना स्मूथ होगा इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, इस केस में ज्यादा, इसमें दिस वन। एक है भाई नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। फोर्थ है एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट,
ठीक है भाई, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, नॉट डिपेंड। कैसे सर, कैसे? जैसे ये डस्टर है, इसका एरिया देखो कम है और मेरे हाथ का एरिया ज्यादा है, तो मैं इस पे, ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, रफनेस, स्मूथनेस और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, बाकी पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप बात करने वाले हैं इसकी। रफनेस दिमाग में क्लियर हो जाएगा इंटरलॉकिंग में जब आपको बताऊंगा। पहले इस पे आते हैं जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है? तो चलो, नॉर्मल रिएक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आप सबको पता है, ठीक है? व्हाट इज दैट? हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सब कुछ सीखा है क्या होता है, ठीक है? देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है जब एक ब्लॉक को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस, ध्यान से समझना, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसका अगर मैं एबिडी बनाऊंगा, ठीक है, इसका मैं अगर एबिडी बनाऊंगा, तो मेरे को पता है इसका जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसका वेट वो डाउनवर्ड आएगा, दिस इज द वेट। एंड ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी जस्ट अपवर्ड लगाएगी, आप देख सकते हो। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी वजह से क्रिएट हुआ? इस बॉडी के सरफेस पे रखने की वजह से। जैसे जैसे इसका वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसको होल्ड करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, एन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, यहाँ पे देखो, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, इसका ये जो बॉडी है और ये जो ग्राउंड सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत तेज हो जाएगी, आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब सर क्या बात कर रहे हो? अगर मैं अपने हाथ पे ये बुक रखूंगा तो मेरे हाथ और इस बुक के सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है, ये रहा, ठीक है, इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। क्यों हुआ सर ऐसा? इसका वेट बढ़ा दो, ठीक है, तो हाथ को मेरे नॉर्मल एक्शन ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और मेरे को उसको मूव कराने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा। मतलब सीधा सा लॉजिक है, एज यू इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीजेस, हेंस वी कैन से साइमल्टेनियसली फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस। क्योंकि जितनी हैवी बॉडी होगी उसको स्लाइड कराने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, और उसके अपोजिट उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी बात करो, देखो आप, ये बुक है, ये कितनी हैवी बुक है, ठीक है? अब ये बुक है, ये कितनी ज्यादा हैवी है। अब मैं इसके अपने हाथ में रखूंगा ना इसको, उत्तरी, ये बहुत भारी है। तो बहुत भारी मतलब इसका वेट बढ़ा, तो मेरे को रोकने के लिए इसको, अगर मेरा हाथ कमजोर है तो तुरंत नीचे गिर जाएगी, तो मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ओके, गिरी गई यार। ओके, सो ये इसका जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा हाँ यार, तो इसका वेट ने क्या किया, मेरे हाथ पे वेट अपना अप्लाई कर दिया, मेरे हाथ ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है, अप डायरेक्शन में। तो वेट बढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा। अब मेरे को अगर इसको मूव कराना है तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो ज्यादा। इसका मतलब ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिंग ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो गया होगा। थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, वेट के बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से हमें खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और खींचने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करने का मतलब अपोजिंग फोर्स भी साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा। इसलिए बोला गया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीधा सा फंडा। तो यहां से आप निकालोगे, कोफिशिएंट आएगा म्यू एस इंटू एन, बस यही होता है लॉ, ठीक है, और यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। कम ऑन गाइस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट होगा, यानी वेट के इक्वल कर सकते हो एफबीडी से, तो वो तो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ठीक है, फ्रिक्शन। कम ऑन गाइस, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नो प्रॉब्लम। तो सर अब क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी चेक करनी है तो स्टैटिक फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपने ये फॉर्मूला ही यूज करना है, हमेशा याद रखना, यही फॉर्मूला यूज करना है। सर कैसे पता चलेगा? इफ म्यू एस एंड म्यू के आर गिवन, तो स्टैटिक फोर्स वहां पे जो काम कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कंडीशन में, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाला डेटा आप यूज करेंगे। क्योंकि ये तो काइनेटिक है, मिनिमम होता है, तो कंपैरेटिवली ये सबसे ज्यादा होता है। तो यू कैन से दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये निकाल लेना है, देन कंपेयर करना है। हमें पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन इज एवरीथिंग।
फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन इज एवरीथिंग, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं जब हॉरिजॉन्टल है, जब इंक्लाइंड होगा बताऊंगा ना, ध्यान से समझना। पहले इसको समझो कि सर हमने निकाल लिया, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इसकी जगह हम लिख देंगे काइनेटिक, और यहां जाएगा म्यू के इनटू एन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो गया बॉस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, अब हमारा क्लियर है कि किस तरीके से यूज करना है। डायरेक्शन भी पता चल गया, अगर नेट फोर्स इधर लग रहा है फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं होगी ना, हॉरिजॉन्टल पे ही होगी ना, ठीक है। इंक्लाइंड है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी मेन कंडीशन, कूल, ठीक है, ये थी हमारी मेन कंडीशन। अब हमने क्या करना है, एक एग्जांपल लेना, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि मेन तो वही है। उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट बता देता हूं, इंटरलॉकिंग। व्हाट इज इंटरलॉकिंग, ठीक है, कम ऑन। ओके गाइस, सो अब मैं इसका जो रियल सिग्निफिकेंस है उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बेसिक कंसेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपने एक बार बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया, आपके फंडे क्लियर हो गए कि अच्छा ऐसा होता है, आप खुद इमेजिन करना स्टार्ट करोगे, आप खुद चीजों को रियलाइज करना स्टार्ट करोगे, फिर मजा आएगा, फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन में अब नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो अगर आपको ये घर्षण देखना है, मतलब फ्रिक्शन नाम की चीज को ऑब्जर्व करना है, तो भाई इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखा जा सकता है, नॉर्मली इसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक बॉडी, जैसे ये ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, ये ब्लॉक है और इसको ग्राउंड के ऊपर रखा है, ग्राउंड सरफेस है, इन दोनों के कांटेक्ट पर, यहां पर इन दोनों के कांटेक्ट पे यहां पे जो सिनेरियो देखने को मिला इस लेवल पर, वो क्या मिला, देखो भाई, ये अपर ब्लॉक का सरफेस ऐसे अगर मैं बना दूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इंटरलॉकिंग की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा, यहां से इसका सरफेस इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये क्या है, इररेगुलरिटीज है ये, ठीक है। ये क्या है, ये अपर सरफेस की, लोअर सरफेस की मान लो, इनको मान सकते हो आप। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये इनके बीच की रफनेस ही तो एक तरीके से इररेगुलर सरफेस मान सकते हैं, इररेगुलरिटीज इनको आप मान सकते हो, ठीक है। ये ब्लैक वाली अपर सरफेस की है, लोअर सरफेस की, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इररेगुलरिटीज, ठीक है। तो ये इररेगुलरिटीज है, मतलब दो सरफेस जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इस तरीके के कांटे कांटे सा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। इंटरलॉकिंग करने के लिए, मतलब ऐसे समझो, देखो ये इस तरीके से हम अगर इनको इंटरलॉकिंग करें ऐसे, ठीक है, ऐसे, या फिर इस तरीके से, ठीक है, इस सरफेस की इंटरलॉकिंग इसके साथ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रिक्शन इसी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले का सरफेस है वो इस तरीके से कहीं पे कांटेक्ट में होगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, इस तरीके से होगा। तो ये फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ, फंस, उसी की वजह से बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत है। अगर मेरे हाथ से फंस गया तो मेरे को खींचना पड़ेगा ना, तो इनके बीच में जो रबिंग होगी, फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है, दैट इज ड्यू टू रफनेस, ड्यू टू इररेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस। ये इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी है, ये वाली स्टडी है। और इन इररेगुलरिटीज की वजह से, रफनेस की वजह से, इवन अगर रफनेस क्रिएट ज्यादा हो रखी है, अगर रफ है सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन होगा, अगर स्मूथ है सरफेस कम होगा, लेकिन इररेगुलरिटीज फिर भी होंगी लेकिन कम होंगी। इसलिए इस कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा, इस कंडीशन में फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर है? ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसका डायग्राम याद रख सकते हो, बना सकते हो। जब तक ये फोर्स इससे ज्यादा नहीं हो गए चलेगा नहीं, ठीक है, चलेगा नहीं। एज यू इंक्रीजेस दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो सिंपल है भाई, ठीक है। ये हो गया इसका एक्चुअल मीनिंग जो देखा गया था। अगर आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे ना महाराज, ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो हियर इज द फ्रिक्शन फोर्स एंड हियर इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, देखो एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज किया, ये मूव नहीं करा, ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जा रहे हैं, जीरो पे जीरो था। जब एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो था, देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ऐसे स्टार्ट होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्श होता चला जाएगा। जब ये इसके इक्वल होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ मैक्सिमम फोर्स होगा, इस कंडीशन पे जाके स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जैसे ही आपने थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीज किया, मैंने बोला था अभी ये चलने लगेगा, जस्ट चलने लगेगा, और तुरंत ये डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये काइनेटिक कंडीशन होती है, थोड़ा सा डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, उससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल के इक्वल है। नाउ यू कैन सी, एंड दिस इज हियर काइनेटिक कंडीशन, मतलब इससे पहले का ये सारा रीजन है स्टैटिक, ठीक है, दिस इज योर स्टैटिक रीजन, और इसके बाद का ये सारा रीजन है काइनेटिक, दिस इज योर काइनेटिक
रीजन। सिंपल है भाई। तो ये ग्राफ के थ्रू भी आप चीजें को बना सकते हो, दिखा सकते हो, क्योंकि काइनेटिक कंडीशन आ जाती है फिर चेंज नहीं होगा, फिर वो जो है वो वही चलता है, जैसे गाड़ी जा रही है हम जा रहे हो वैसे ही मेंटेन हो जाता है। ठीक है, बस ये इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताना था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इररेगुलरिटीज जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। देखो अगर आप उनको मूव नहीं कराओगे तो मूव नहीं करेगा। तो भाई काफी डिटेल हमने ले ली है इसकी, फ्रिक्शन की काफी बेसिक लेवल पे भी हमने स्टडी कर लिया। न्यूमेरिकल आपको करा के दिखा देता हूं किस तरीके से आप अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सबसे पहले अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, कूल, अप्लाई करना, कम ऑन। ओके गाइस, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे ले लिया और इसी के थ्रू आपको सारा एप्लीकेशन करना आ जाएगा कि भाई बेसिक लेवल पे आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से सीख सकते हो कि डायरेक्शन किस तरीके से काम करती है और न्यूमेरिकल हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो भाई देखते हैं, कम ऑन। तो एक सिचुएशन यहाँ पे है, एक सिंगल ब्लॉक मैंने ले लिया जिसका मास 1 kg है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स उसको खींचने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ, ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से, यू कैन से ड्राइविंग, उसको ड्राइव कराने के लिए आपने लगा दिया है। अब उसने बोला है कि ये सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, स्टैटिक वैल्यू है 0.2, काइनेटिक वैल्यू है 0.15। ठीक है, दिस इज योर काइनेटिक वैल्यू। क्लियर है सर? ठीक है, वो बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम 1 न्यूटन लें तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा एज वेल एज एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का क्या होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंपल, आप पहले देख लो कैसे उड़ाओगे, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और अगर ये फ्रिक्शन में 1 न्यूटन ना लगा के, 3 वैल्यूज हमने फोर्स के ले ली है, अगर फोर्स हम 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 2.5 न्यूटन लगा देंगे तो क्या होगा। सिंपल सिंपल सिंपल। सबसे पहली कंडीशन देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 2 वैल्यूज गिवन हो, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी, तो सबसे पहले चेक कर लो कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो होएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, ये अभी सीखा, ये करना ही करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टैटिक फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करना है, तब डिसाइड करना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो भाई निकाल लेते हैं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, एन क्या होता है, एन हमें पता है नॉर्मल एक्शन लगेगा ऊपर को और इसका वेट होगा नीचे, और एन हमेशा वेट के इक्वल होगा, सो दिस इज mg। तो 0.2 इंटू मास है 1 इंटू 10, तो आप देख सकते हो 2 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 2 न्यूटन। अब कंपेयर करो, अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो। क्या सर, अगर फोर्स आपने अप्लाई किया होगा 1 न्यूटन तो आप देख सकते हो ये है 2 न्यूटन, सो हियर नाउ यू कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं है। अगर 1 न्यूटन लिया तो ये ज्यादा है ये कम है, तो अगर ये ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन जो पीछे को एक्ट कर रहा है वो ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाए, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। यही तो सीखा था अभी, ये स्टैटिक कंडीशन पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन अगर हो जाए तो ये चलेगा नहीं, अगर नहीं चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो गया 0। देन व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स देन, तो यहां पे अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाएगा, चूंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और मिनिमम फोर्स एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया दैट इज 1 न्यूटन, सो इन दोनों में से जो कम होगा ना, यानी 1, ये इसका फ्रिक्शन लेंगे। एटलीस्ट इतना फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 और मैक्सिमम म्यू एस और एन के बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, और ये देखो 0 से इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिख के आएंगे 1 न्यूटन। तो एटलीस्ट आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, या इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो वो एक्सीड कर जाएगा, तो आप इस चीज पे फोकस करेंगे। तो यार सर, जब भी एक्सटर्नल फोर्स कम होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इट मींस बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, तो एक्सटर्नल में से और फ्रिक्शन में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर होगा अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो 1 न्यूटन आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। मतलब कहने का, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिर एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू उसकी ज्यादा है। सिंपल है, और एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा 0। क्यों होगा सर, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, और जब दोनों फोर्स इधर वाला सेम, तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। दोनों तरीके से समझ लो आप, नो प्रॉब्लम। एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है सर, अब आ जाओ,
अब अगर ये 1 की जगह आप 2 न्यूटन अप्लाई करते, ठीक है, 2 न्यूटन, तो आप देख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू भी 2 न्यूटन है, एक्सटर्नल भी, मतलब इस कंडीशन में भी यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स आ रहा है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है। इट मींस दैट दोनों फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपका 0 ही होगा। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों ही सेम है, तो 2 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। आप 2 न्यूटन ही अप्लाई करके आएंगे, ठीक है। अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स पूछे तो एक्सटर्नल भी उतना ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी है, तो वही हमारा आंसर है। सिंपल है, चेक कर लो। सो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स की 2.5 न्यूटन वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू ले ली 2.5 न्यूटन, तो आप कंपेयर करो, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आ रहा है 2.5 न्यूटन दे रखा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आई है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आई थी 2 न्यूटन। देख लो यहाँ पे 2 न्यूटन। तो यार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम है। सो जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये पक्का मूव करने लगेगी। अभी हमने देखा था, प्रूफ किया था, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये कम, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ काइनेटिक। ये काइनेटिक कंडीशन है, काइनेटिक कंडीशन है। और अगर क्वेश्चन में काइनेटिक कोफिशिएंट दे रखा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहां एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक होगा, तो इस वाले डेटा का यूज करना है। फिर इस वाले डेटा का मतलब इस कंडीशन में अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो आपने यूज करना पड़ेगा म्यू के इंटू एन। सो ये हो जाएगा, म्यू के कितना है सर 0.15, एन कितना है सर एम जी, यानी M 1 है, G 10 है, यानी आ जाएगा 1.5 न्यूटन। आप देख सकते हो इतना होगा, क्योंकि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है और स्टैटिक 2 न्यूटन है, तो दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। और चूंकि ये काइनेटिक है तो यहां पे एक्सेलरेशन अब 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन यहां आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से निकाला जाएगा और ये एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू कैन कैलकुलेट दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ था इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लग रहा है काइनेटिक, और एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है 2.5। ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये आगे जाएगा, तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो F इक्वल टू ma, ठीक है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, यहाँ से चेक कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 2.5 माइनस अपोजिंग फोर्स 1.5, इसका मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना बचा भाई आपके पास 0.5 इक्वल टू a। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन सी, तो 2.5 1.5 तो 1 बचेगा, दैट इज a। तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि ये काइनेटिक कंडीशन है और इसका अपोजिंग फोर्स काइनेटिक फोर्स बन जाएगा। तो तीनों सिचुएशन हमने देख ली। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके इक्वल है, फिर उससे ज्यादा है, तो ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जिससे और अच्छे तरीके से इसको हम अप्लाई करना सीख जाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझते रहना इस चीज को, ध्यान से, ठीक है। ओके गाइस, सो हियर वी गो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इससे और फंडे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे। आप खुद ट्राई करो, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी ट्राई करें। आप डेटा लिख ले, क्या है पूछा, क्या है सर, दिस इज द सिचुएशन, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन बोथ कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 न्यूटन एंड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 60 न्यूटन। दो फोर्स अलग अलग दे रखे हैं, एक 40 न्यूटन, एक 60। पहले इस कंडीशन में निकालेंगे, फिर इस कंडीशन में। स्टैटिक कोफिशिएंट भी दे रखा है और काइनेटिक कोफिशिएंट भी दे रखा है, ठीक है। और हम फ्रिक्शन फोर्स भी निकालेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी बताना है दोनों कंडीशन में। चलो भाई आ जाओ वापस। तो अगर सबसे पहले मैं ये मान लूं कि ये ब्लॉक जो है यहाँ पे, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन है, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों वैल्यू दे रखी है, स्टैटिक और ये। तो सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, फ्रिक्शन से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, और वो किससे आएगी, म्यू एस इंटू एन से आएगी सर, ठीक है। तो म्यू एस कितना दे रखा है सर 0.5, एन कितना होगा सर mg, तो उसको कैसे निकालेंगे सर, पता है यार। मास कितना है इसका 10 kg, जी भी कितना 10, तो ये आ गया 50 न्यूटन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ना भाई फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 50 न्यूटन है। और अगर आप इस डब्बे को आप चलाना चाहते हो, इस ब्लॉक को चलाना चाहते हो, तो फोर्स जो होगा एक्सटर्नल उससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज चलेगा नहीं, वो स्टैटिक हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने देखा यार, इस पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 न्यूटन। ये हो गया ज्यादा, मतलब यहाँ पे ये ज्यादा है और एक्सटर्नल फोर्स कम है। पहली कंडीशन में जब फोर्स है एक्सटर्नल दिस, तो दिस इज द स्टैटिक कंडीशन,
ये तो स्टैटिक कंडीशन हो गई। और अगर ये स्टैटिक कंडीशन है और आपसे पूछता है फ्रिक्शन फोर्स निकालो, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स वो होगा जो मिनिमम वैल्यू होगा, यानी इन दोनों में से ये 50 है, ये 40 है, सो 40 न्यूटन इज द आंसर अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो भाई ये तो चलेगा ही नहीं, स्टैटिक है, तो एक्सेलरेशन जीरो। गाइस एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि हमें फ्रिक्शन की उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी जितनी फोर्स की है, तो 40 माइनस 40 जीरो ही आएगा एक तरीके से। अगर देखा जाए लिमिटिंग कंडीशन की अगर बात करें तो भाई ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है भाई, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट। अगर 60 न्यूटन होता, ठीक है भाई, अगर 60 न्यूटन होता तो आप उड़ा देते, ठीक है। तो देख लो इधर है 60, यस सर, और आपका जो स्टैटिक है वो कितना आया था 50, तो ये रहा 50। तो यहां पे जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू और जो एक्सटर्नल की वैल्यू है उन ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज योर काइनेटिक कंडीशन। और महाराज अगर ये आपकी काइनेटिक कंडीशन है ना, तो यहां पे कोएफिशिएंट ये यूज होगा, ठीक है। और पहले हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैटिक से तो कम ही होगा, ठीक है। तो काइनेटिक निकाल लो, काइनेटिक निकाल लो, कैसे सर, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.45, एन आ गया 10 इंटू 10, 45 आ गया, 45 न्यूटन आ गया म्यू के, क्लियर है। 45 न्यूटन आ गया म्यू के। आप देख सकते हो मतलब कि 60 न्यूटन के अगेंस्ट जो काइनेटिक कंडीशन में फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लेंगे, 50 नहीं 45, क्योंकि ये काइनेटिक है। तो दोबारा से बना लो, और आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। अगर फ्रिक्शन पूछेगा तो दिस वन, ठीक है। और अगर आपसे बात करता है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो हमें पता है काइनेटिक कंडीशन में पीछे एक्ट कर रहा है 45 न्यूटन, आगे एक्ट कर रहा है 60, मास है इसका 10, नेट फोर्स बाबा के अकॉर्डिंग होता है एम में, ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, 60 माइनस 45 दैट इज, तो ये 60 नेट हम निकालते हैं, नेट होगा 60 माइनस 45 दैट इज 15, मास है 10 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक कंडीशन में जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो सारे बेसिक कंसेप्ट हमने अप्लाई करके देख लिए हैं कि किस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हमने कैसे करना है। और हमने 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे 2-3 क्या मतलब अलग अलग वैल्यू लेके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तरीका पता चल जाता है कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड दैट इज सफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट था कि बेसिक में मैं इसमें फोकस करूं जिससे आगे आने वाली लेक्चर्स में आपको तकलीफ ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक बार फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट दिमाग में एंटर कर गया फिर तो मचा देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखना उसको और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मस्त ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।